हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एस 16 एंड द नेम ऑफ इंड एस 16 इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जो भी करवाया है वो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंड एस 16 में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे टेंजिबल फिक्स असेट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई भी इंटेंजिबल असेट के बारे में कुछ भी डिस्कस करने वाले नहीं है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? तो असेट मीन्स एन रिसोर्स विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट is expected. What is the meaning of the fixed asset? But what is the meaning of the property, plant and equipment? Property, plant and equipment means any asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administrative purpose, and the life of the asset is more than one accounting year. Friends, Ind AS 16 कहाँ पे applicable नहीं है? तो पहला वहां पे था biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. What is the meaning of the biological asset? तो biological asset means any living animal or any living plant. आपके घर के पेट को एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? तो नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स, यस। सर्कस में एनिमल, यस। मैंगो ट्री, यस। मैंगो, नो। ऑरेंज ट्री, यस। ऑरेंज, नो। एंड व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया है Ind AS 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. Clear? याद करो, एक ही फार्म हाउस में हमने बहुत सारे Ind AS को अप्लाई किया था। फार्म हाउस में जो लैंड है वो लैंड को Ind AS 16 और Ind AS 40 एप्लीकेबल हो सकता है। Ind AS 16 कब? अगर मेरा खुद का लैंड है तो वो मेरा Ind AS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह क्लासीफाई होगा। पर अगर मैंने किसी की लैंड को मैंने रेंट पर लिया है तो वो पर्सन के लिए वो जो लैंड होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा तो वहां पे कौन सा Ind AS एप्लीकेबल होगा? Ind AS 40 एप्लीकेबल होगा। लैंड के ऊपर जो मैंगो ट्री था, दैट मैंगो ट्री इज अ बेरर प्लांट, एंड इफ इट इज अ बेरर प्लांट तो वहां पे Ind AS 16 एप्लीकेबल होगा। मैंगो ट्री के ऊपर जो मैंगो है दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड इफ इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो वहां पे हम Ind AS 41 एप्लीकेबल होगा। एंड मैंगो को हम वहां से एक बार हार्वेस्ट कर ले एंड उसके बाद अगर उसमें से कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक मैंने बोला था फ्रूटी का कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड फ्रूटी अगर हम बेचना स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए क्या होगा? इन्वेंट्री होगा। एंड वहां पे फ्रेंड्स आपका Ind AS 2 एप्लीकेबल होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी में सेकंड याद करो, वहां पे कौन सा था? एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे Ind AS 106 एप्लीकेबल होगा। थर्ड, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वहां पे Ind AS 105 एप्लीकेबल होगा। एंड द फोर्थ दैट इज नथिंग बट आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे कौन सा Ind AS एप्लीकेबल होगा? Ind AS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग को ही कंसीडर करोगे, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले नहीं है। मतलब अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने कोई भी चीज को अगर आपने रेंट पर दिया है तो सिंपली वहां पे आपका Ind AS 16 एप्लीकेबल होगा। यहां तक मुझे यह पता चल गया कि ये चीज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इफ दैट थिंग इज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मैं डाउट इज के वेदर उसको हम रिकॉर्ड करें कि ना करें। तो यस, उसके लिए याद करो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दो थे। कौन से दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? फर्स्ट, एक तो उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड सेकंड आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन के बीच में एंड है। दोनों कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो गया तो सिंपली आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मैंने आपको एक इंडेक्स प्रिपेयर करके दिया था, हम कौन से वे में जाने वाले। याद करो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर दे तो एवरी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट पर करते हैं। एंड इनिशियल रिकॉग्निशन में कहने से 4 सिचुएशन हमको डिस्कस करना था, उसमें से हमने 3 डिस्कस कर लिया था, रादर 4 डिस्कस कर लिया था। कौन सी 4 समझो? एक आइदर उसको परचेस करो, एक उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट करो, एक उसको एक्सचेंज पर लो, एंड चौथा चीज कौन सा था? तो उसको लीज पर लो। लीज तो मुझे यहां पे सिखाना ही नहीं था, रीजन उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक Ind AS है। कौन सा? Ind AS 116। तो लीज का डिस्कशन वहां पे करना था। अगर हम कोई भी असेट को परचेस करते हैं तो सिंपल मैं याद करो तो हम 3 चीज कैपिटलाइज करते थे। पहला, परचेस प्राइस। दूसरा, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एंड थर्ड कौन सा था? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और द रिस्टोरेशन कॉस्ट। फ्रेंड्स, परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला है तो आपको माइनस कर देना पड़ेगा।
पर अगर आपको क्रेडिट के रिफंड मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस कर दोगे, पर अगर कैश डिस्काउंट है तो आप माइनस करने की जरूरत नहीं है। एनी कॉस्ट थिंकर ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब वहां पे आपका असेट जो रेडी टू यूज होता है वहां तक का आपको हर एक खर्चा कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एंड लास्ट में मैंने बोला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और द रिस्टोरेशन कॉस्ट, वहां पे मैंने आपको एक वोडाफोन की स्टोरी बोली थी। स्टोरी याद करो, मेरा घर था, मेरे घर के ऊपर टेरेस था, वोडाफोन वाले आए थे, मुझे बोले आपके घर के ऊपर टावर इंस्टॉल करना है। पहला क्वेश्चन वो था वेदर दैट टावर इज अ फिक्स असेट फॉर मी और इट इज अ फिक्स असेट फॉर वोडाफोन। इट इज अ फिक्स असेट फॉर वोडाफोन। मैंने वोडाफोन को बोला टावर इंस्टॉल करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पर मंथ मैं जितना मांगू उतना रेंट देते रहना। उन्होंने बोला अग्रेड। मैंने बोला ये टावर कितने साल तक यहां पे रखोगे? उन्होंने बोला ये टावर यहां पे 10 साल तक रखेंगे। मैंने बोला 10 साल के बाद क्या? तो क्या 10 साल के बाद ये टावर को हम यहां से डिसमेंटल कर देंगे, मतलब यहां से हम रिमूव कर देंगे। मैंने बोला आप जब रिमूव करोगे ना तो मेरा टेरेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, मेरा टेरेस तोड़फोड़ वाली कंडीशन में होगा। एक काम करना, मैं आपको जिस कंडीशन में आज मेरा टेरेस दे रहा हूं 10 साल के बाद आप मुझे मेरा टेरेस उसी कंडीशन में वापस दोगे। सिंपली बोलो तो वोडाफोन मुझे असेट को रिस्टोर करके वापस देने वाला है। तो कहने से वोडाफोन के लिए कुछ रिपेयरिंग का खर्चा होने वाला है। फ्रेंड्स वो खर्चा आज होने वाला है कि 10 साल के बाद? तो वो खर्चा कहने से 10 साल के बाद होने वाला है। एंड वोडाफोन इज एस्टिमेटिंग कि 10 साल के बाद उनका खर्चा 10 लाख रुपए होगा। तो कहने से आज उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो कहने से 7 लाख रुपीस आया था। वो 7 लाख रुपीस आपको कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड कर देना है एंड सामने उसका क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट था सर क्यों प्रोविजन? रीजन वोडाफोन के लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट होने वाला वो कंफर्म है, पर कितना होने वाला वो कंफर्म नहीं है। और इसीलिए हम क्या वहां पे बनाते थे? तो एक प्रोविजन बनाते थे। प्रोविजन में एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट ऐड करते रहना पड़ेगा, मतलब प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता रहेगा, पर असेट का बैलेंस आपका डे बाय डे कम होता रहेगा। फ्रेंड्स असेट का बैलेंस क्यों डे बाय डे कम होगा? बिकॉज एवरी ईयर वहां पे आप क्या प्रोवाइड करते हो कि डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली बोला था ट्रेनिंग एक्सपेंस तो आपको असेट की कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करने का। रीजन ट्रेनिंग की वजह से असेट की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ रहा है ना वो किसकी बढ़ रहा है? एक ह्यूमन की बढ़ रहा है। क्लियर? तो वो हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करके। इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस कैपिटलाइज करने का नहीं करने का डिपेंड्स। तो एक्चुअली हमारा आंसर जो था वो था डिपेंड्स। इफ इट इज अ ट्रांजिट इंश्योरेंस तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बट इफ इट इज अ नॉर्मल रिकरिंग इंश्योरेंस तो उसको आपको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करने का। इट शुड ऑलवेज बी चार्ज टू पीएनएल। क्लियर? उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था दैट इज नथिंग बट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। कोई भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट को फ्रेंड्स आप बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, हाँ, एक्सेप्ट गुडविल। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी हर एक सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर हमने एक्चुअली कोई खर्चा किया है 110% उसको असेट की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एंड उसके लिए हमने लास्ट में वो इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट कर देने का, एंड उसके लिए मैंने आपको लास्ट में एक स्पेसिफिक बहुत बड़ा सम लिखवाया था। नेक्स्ट आपको याद करो, अगर कोई भी दो असेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो तो आप आपकी बुक में असेट को कौन सी प्राइस से रिकॉर्ड करोगे? तो आप असेट को जो रिकॉर्ड करोगे उसका प्राइस कौन सा होगा? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। अभी भी बोल रहा हूं आपके लिए हर एक केस में कौन सा क्लियरली एविडेंट होगा? तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन ही क्लियरली एविडेंट होगा। अगर क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं दिया है तो आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ले सकते हो। सर वाई गिवन? इंडेक्स 113 की फेयर वैल्यू की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, fair value is the price that would be received when asset is sold, that would be paid when liability is transferred in an orderly transaction between the market participants on a measurement date। मतलब आपका जो इंडेक्स 113 है वो एग्जिट प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहा है, वो एंट्री प्राइस अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? तो हम फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन लेंगे। पर याद करो दो सिचुएशन जो हमारा एक्सेप्शनल रूल एप्लीकेबल होगा। कौन सी दो सिचुएशन? पहली, जब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, एंड दूसरा जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड असेट टेकन अवेलेबल ना हो। इन दैट सिचुएशन आपको जो असेट रिकॉर्ड करना है ना वो कौन सी प्राइस पर करना है? तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी भी बोल रहा हूं बेसिक रूल में फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन था, एक्सेप्शनल रूल में बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन है। दोनों ध्यान से समझ लेने का। अच्छा, कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है वो पता कैसे चले? असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला है तो आपका ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, एंड इन दैट सिचुएशन आपको बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। पर जिस मोमेंट पे आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है
उसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, एंड आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल। अभी तक मैंने आपको इनिशियल रिकॉग्निशन खत्म कर दिया। जो लोग ये लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बोल दूं, ब्लैक इंक से जो भी लिखो वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी नोट में आराम से रेड इंक में लिखा होगा। क्लियर? नया टॉपिक स्टार्ट करें। अब असेट के पीछे अगर कोई भी सब्सीक्वेंट एक्सपेंस करते हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? सब्सीक्वेंट एक्सपेंस को मैं टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। क्लियर? ये सबको पता है कि नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, दैट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। दूसरा पार्ट, दैट इज नथिंग बट मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहोल एक्सपेंस। एंड तीसरा, अगर आप कोई पार्ट को रिप्लेसमेंट करवा रहे हो। पहले को तो मुझे एक अलग से टॉपिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही आपको समझा देता हूं कि अगर कोई भी नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। लाइक मैंने एक एसी परचेस किया, एसी के लिए मैंने किसी के साथ एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि वो मेरे वहां पे आएगा, पूरे साल में मुझे 3 सर्विस करके चला जाएगा। सिंपल उसकी वजह से आपको एसी का कुछ कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो सिंपल इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। उस पर मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। दैट इज नथिंग बट मेजर इंस्पेक्शन इन ओवरऑल। लाइक समझाओ, ऐसी बहुत सारी असेट होती है जिसको एक्चुअली कुछ डैमेज नहीं हुआ है, पर तो भी ड्यू टू सम लॉ या ड्यू टू सम रेगुलेशन इट इज ए नेसेसरी कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आपको क्या करवाना पड़े, उसका एक इंस्पेक्शन करवाना पड़े, उसका एक ओवरहोल करवाना पड़े। ओवरहोल मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये हमारे लिए एक सर्विस है। लाइक हम कार की सर्विस, एक्टिवा की सर्विस करवाते हैं, वैसे एक सर्विस है। अभी भी बोल रहा हूं कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बट इट इज अ मैंडेटरी। अगर आपने वो इंस्पेक्शन और ओवरहॉल नहीं करवाया तो इट मे बी पॉसिबल कि वो लॉ या वो रेगुलेशन में ऐसा मेंशन्ड है कि वो पर्टिकुलर व्हीकल का, कि ये पर्टिकुलर असेट का आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। सर एक एग्जांपल दो। मान लो आपके पास कुछ एयरक्राफ्ट है, मान लो एक एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट में होगा क्या, या बहुत सारी कंपनीज के पास क्या होती है, तो एयर इंडिया को छोड़ दे तो बहुत सारी कंपनीज के पास क्या होती है, शिप्स होती है। किसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। शिप की लाइफ मुझे पूछो तो मान लो शिप की लाइफ है 50 साल, पर वहां पे मान लो कोई एक लॉ ऐसा बोल रहा है कि एवरी 5 साल के बाद आपको क्या करने का, आपको वो शिप को ड्राई डॉक में लेके आने का, एंड उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें अगर कुछ प्लस माइनस लगा तो उसका हम सर्विस करेंगे, एंड उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू करके देंगे, एंड उसके बाद अगेन 5 साल के बाद आना पड़ेगा। इंडिया 16 क्या बोल रहा है, फर्स्ट डे पर अगर आपने मान लो 50 लाख का आपने कोई शिप परचेस किया, जस्ट अज्यूम, तो 50 लाख के एक्चुअली 2 पार्ट है। ये 45 लाख है, दूसरा है 5 लाख। मैंने बोले 5 लाख किसका, तो कि 5 लाख ये है जिसको आपको 5 साल के बाद उस ओवरहोल का खर्चा होगा। दिस 5 लाख इज नॉट एन एक्चुअल अमाउंट, आज की तारीख में इट इज ए एस्टिमेटेड अमाउंट। 45 लाख मान लो इसकी तो लाइफ कहने से 50 साल थी, तो सिंपल अगर मैं बोलूं, भले मैंने शिप परचेस किया 50 लाख, पर उसको जब मैं डेप्रीसिएशन की बात आएगी तो ये 45 लाख रुपीस को 50 साल में डेप्रीशिएट करूंगा, और ये 5 लाख रुपए को 5 साल में डेप्रीशिएट करूंगा। अगर फ्रेंड्स आप 45 लाख रुपीस को 50 साल में डेप्रीशिएट करो तो कहने से आपका डेप्रीसिएशन अगर यहां पे चेक करो तो 0.9 आएगा पर एनम। पर ये 5 लाख किसका था, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 5 साल के बाद आपका ओवरहॉल का खर्चा कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। तो इसका अगर डेप्रीसिएशन चेक करें तो 1 रुपीज पर एनम आएगा। सिंपल बोलो, पहले 5 साल तक 1 to 5 years अगर मैं चेक करूं तो मेरा 1.9 रुपीज का पर एनम डेप्रीसिएशन आएगा। एंड अगर मैं चेक करूं उसमें 5 साल तक डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दूं तो कहने से फ्रेंड्स 9.5 का हमारा डेप्रीसिएशन होगा। याद करो, हमारी शिप 50 का था, 50 में 9.5 का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर ले तो सिंपल अब हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास 40.5 बचेगा। ये 40.5 के मैं आपको 2 पार्ट करके दूं, इसमें शिप का थोड़ा है और इसमें ओवरहोल का थोड़ा है। सिंपल बोलूं, पूरा शिप का 40.5 है एंड ओवरहोल का जो भी था वो तो 0 हो गया। सर क्यों 0 हो गया, बिकॉज उसका एक्सपेक्ट किया था 5 लाख, एंड 5 लाख के बाद आपको 5 साल लग रहे थे, 5 साल फिनिश्ड हो गए तो वो पूरा डी रिकॉग्नाइज हो गया होगा। अब इट मे बी पॉसिबल
अब जब एक्चुअली ओवरहॉल करवाने के लिए गए तो इंस्पेक्शन प्लस ओवरहॉल का खर्चा आपका टोटल कितना हुआ, 7 हुआ। तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपके पास टोटल, मुझे पूछो तो 47.5 हो गए। कैसे? तो उसमें थोड़ा शिप का हुआ, शिप का कितना हुआ तो क्या 40.5, एंड ओवरहॉल का कितना हुआ तो कहना इसे 7 हुआ। अगेन बोल रहा हूं ये 40.5 है ना, वो आप रिमेनिंग कितने साल में डेप्रिशिएट करोगे तो क्या 45 ईयर्स में। सर वाई 45 ईयर्स? 50 था ना, अरे 50 में से 5 साल चले गए तो इसको कितने साल में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, 45, और ये 7 है तो कहने से इसको तो अगेन आप कितने साल में डेप्रिशिएट करोगे, 5 साल। सिंपल बोलूं सर, इसमें असेट रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया कहां पे फुलफिल हुआ दोस्त? हुआ अगर मैं 5 साल के बाद इसका इंस्पेक्शन और ओवरहॉल नहीं करवाता तो सिंपल ये मेरी शिप सी वर्दी कंडीशन में नहीं होगा, मतलब उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊं, उसको मैं रन कर पाऊं, वैसी हालत में ही नहीं है, बिकॉज उसका लीगल लाइसेंस ही उन लोगों ने क्या कर दिया होगा, कैंसिल कर दिया होगा। अगर एयरक्राफ्ट को अगर मैं वहां पे सर्विस ना कराऊं, 100% बोल रहा हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो इट इज अ मैंडेटरी एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, ये करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। सिंपल समझाओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्ज टू पी, अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल करवाना है तो सिंपल उसका परफेक्ट डेप्रिसिएशन अलग अलग पार्ट में करोगे, एंड गारंटी बोल रहा हूं जो भी आप इंस्पेक्शन के ओवरहॉल करवाओ वो शिप की कॉस्ट में आपको ऐड करना है। चेक करो, ये 40.5 था पर मैंने 7 रुपए का ओवरऑल करवाया ना, इसीलिए मैंने शिप का कॉस्ट कितना कंसीडर किया, 47.5। ऑब्वियसली जब डेप्रिसिएशन करोगे तो शिप एलिमेंट को अलग से डेप्रिशिएट करोगे, एंड आपका जो ओवरऑल है उसको भी क्या करोगे, अलग से डेप्रिशिएट करोगे। क्लियर? तो मैंने आपको 2 चीज समझा दिया। तीसरा समझो, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट क्या है, ये तो बहुत इजी है, समझ लेना। मान लो आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में एक कैमरा है, दिस इज अ मोबाइल, फिल लाओ, दिस इज द कैमरा। क्लियर? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इंडेस 16 कंपोनेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है। मैं जब बोल रहा हूं कंपोनेंट अप्रोच मतलब व्हाट, एक आपको एग्जांपल दो। एयरक्राफ्ट होता है ना, तो नॉर्मली चेक करो तो एयरक्राफ्ट की लाइफ तो 100 साल होगा, पर उसमें एयरक्राफ्ट में जो सीट्स एंड नॉर्मल जो आपका आर्किटेक्चर डेकोरेटिव जो होता है सब कुछ, उसका आपको ये 100 साल में बहुत बार रिप्लेस करवाना पड़ेगा। मान लो कुछ एयरक्राफ्ट था वो 500 करोड़ रुपीस का था, एंड वो 500 करोड़ रुपीस में मैंने पूछा कि इसमें सीट्स बिट्स का खर्चा कितना है, तो उन्होंने बोला सीट्स बिट्स का खर्चा 50 करोड़ है, एंड बाकी का एयरक्राफ्ट है ना वो 450 करोड़ है। इंडिया 16 ऐसा नहीं बोल रहा है कि दोनों चीज को अलग अलग कैपिटलाइज करो, आपकी बैलेंस शीट में होगा तो एयरक्राफ्ट ही होगा 500 करोड़ से, पर कहने से नॉर्मली चेक करो तो 500 करोड़ में से 450 करोड़ इज स्पेसिफिकली फॉर द एयरक्राफ्ट इंजन, एंड वो एयरक्राफ्ट इंजन का लाइफ अप्रोक्स 100 साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं, पर उसके अंदर जो सीट्स ना वो सब कुछ होता है, उसका लाइफ जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो जस्ट कितना, सीट्स है, विंडोज है, वो सब कुछ की लाइफ हम जस्ट कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, तो मान लो उसका लाइफ है जस्ट आपका 10 साल। इंडिया 16 इज फॉलोइंग द कंपोनेंट अप्रोच, मतलब व्हाट, ये 450 करोड़ है ना, उसको आप 100 साल में डेप्रिशिएट करोगे, पर बॉस ये 50 करोड़ है ना, उसको 10 साल में डेप्रिशिएट करोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपको बैलेंस शीट में एयरक्राफ्ट का इंजन एंड एयरक्राफ्ट का सीट्स एंड विंडोज अलग से प्रेजेंट करना है। आंसर इज नो, बैलेंस शीट में तो आपको एयरक्राफ्ट ही दिखेगा, पर जब नोट्स टू अकाउंट्स में जब ऐसी अलग अलग यूजफुल लाइफ लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि देखो भाई ये 500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, उसमें 450 करोड़ का इंजन है जिसकी लाइफ 10 साल है, जिसकी लाइफ 100 साल है, एंड बाकी का 50 करोड़ का सेट्स है। सिंपल, मैंने आपको 3 चीज समझाया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा, चुपचाप चार्ज कर दोगे पीएनएल में। अगर कोई भी मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल है तो उसका आपको 2 कंपोनेंट अलग करके, मैं तीनों के सम करवा रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंड जो भी एडिशनल आप ओवरहॉल के पीछे खर्चा कर रहे हो वो आपकी असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एंड रिप्लेसमेंट करो तो सिंपल आपको रिप्लेसमेंट यहां पे मैं समझा रहा था, ये कैमरा था। क्लियर? अब समझाओ, मैंने जब कैमरा लिया ना, सॉरी जब मैंने मोबाइल लिया ना, तो मैंने मोबाइल वालों को पूछा भी ये मोबाइल कितने का, तो क्या 100 रुपए का मोबाइल। मैंने एस्टिमेट किया कि 100 रुपीस का मोबाइल की लाइफ है ना वो 5 साल है, पर इस पर्टिकुलर मोबाइल का मेन कंपोनेंट जो था वो कैमरा था, एंड मुझे पता था कि कैमरा है ना
3 साल के बाद टिकने वाला नहीं है, बिकॉज मेरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका है। तो मैं उसके 2 पार्ट कर रहा हूं, एक है कैमरा और एक है अदर। कैमरा का मुझे पता ही है, मोबाइल वाले 100 रुपए में से 60 रुपीज तो कैमरा का लेते हैं, एंड बाकी का कितना है 40। अच्छा, ये 60 जो है ना उसका लाइफ 3 साल है, पर ये जो 40 है ना, ये 40 उसका लाइफ मान लो 5 साल है। क्लियर? कैमरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 साल चलेगा, पर ये 2 साल में ही बिगड़ गए। अच्छा, मेरी बैलेंस शीट में मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, मोबाइल होगा, मोबाइल कैमरा एंड अदर स्पेयर पार्ट्स वैसे अलग होगा, क्या होगा? तो मेरे वहां पे तो जस्ट मोबाइल ही होने वाला है ना, ये तो जस्ट डेप्रिसिएशन के लिए 2 कंपोनेंट अलग कर लो। 3 साल के बाद चेक करूं तो 100 रुपए था, अगर मैं डेप्रिशिएट करूं तो इसका पर एनम डेप्री आना चाहिए 20, पर इसका पर एनम डेप्री आना चाहिए 8। सिंपल बोलूं, अगर 2 साल तक चेक करूं तो 28 इंटू 2 मैंने टोटल 56 रुपीज का डेप्री प्रोवाइड कर दिया होगा। 100 माइनस 56 करो तो कहने से 44 है। अगर किसी को इंटरेस्ट है, 44 में 2 एलिमेंट है, एक है कैमरा एंड एक है अदर। याद करो 60 का कैमरा था, आई एम एक्सपेक्टिंग 3 साल की लाइफ है, इसलिए मैंने पर एनम डेप्री प्रोवाइड किया था 2020। 2 साल तक 40 रुपीज का डेप्री हो गया, तो कहने से आफ्टर 2 इयर्स यहां पे कैमरा कितने का बचेगा? 20 का बचेगा। अच्छा, 40 रुपीज का क्या था? तो 40 रुपीज का अदर स्पेयर पार्ट्स था, उसकी लाइफ 5 साल थी, इसलिए मैंने पर एनम 88 रुपीज का डेप्री प्रोवाइड किया था। 2 साल तक चेक करो तो कहने से मैंने 16 रुपए का डेप्री प्रोवाइड किया होगा। 40 माइनस 16 करूं तो कहने से 24 है। ये जस्ट मैंने आपको 44 के 2 पार्ट आपको बाइफरकेट कर दिए। अब ये मेरा कैमरा बिगड़ गया ना, मुझे कैमरा को रिप्लेस करवाना है, तो कहने से आज आपके हाथ में, मतलब एट दी सेकेंड ईयर आपके पास टोटल 44 का है। अब क्या करोगे? ओल्ड कैमरा का कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, मतलब यहां से माइनस कर दोगे, एंड वो कितना है 20। एंड जो न्यू कैमरा है उसका कॉस्ट मान लो वो 30 का आया, तब 30 क्या कर दोगे? यहां पे ऐड कर लोगे। अगर आप ऐसा करो तो कहने से यहां पे आपके पास अब कितने का हो जाएगा? 54। किसी को इंटरेस्ट है तो 54 के 2 पार्ट है, एक कौन सा है कैमरा और एक कौन सा है अदर। कैमरा कितने का हो गया? 30 का हो गया, एंड अदर कितने का हो गया? 24। ये 24 में तो अभी मुझे पता है 3 साल की लाइफ बाकी है, एंड मान लो ये नया कैमरा इतना स्ट्रांग था जिसकी लाइफ अब मुझे अब लग रहा है कि ये भी कितना है, तो क्या 3 साल है। परफेक्ट पता चल रहा है। अगर कोई भी पार्ट को अगर आप रिप्लेस करवाओ तो ओल्ड जो पार्ट था उसको आपको यहां से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एंड नए पार्ट को आप क्या कर दोगे? तो क्या रिकॉग्नाइज कर दोगे। परफेक्ट। चलो टाइटल लगा दो, तीनों तीन की थियरी के साथ आपको सब कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल भी लिखवा दो। ये सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं है, वो तो रिवोल्यूशन सब कुछ आएगा, ये सब्सीक्वेंट कॉस्ट है। क्लियर? तो यहां पे लिखना सब्सीक्वेंट कॉस्ट, एंड उसमें पॉइंट नंबर ए करके लिखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आपको पता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा कहां पे चला जाना चाहिए, तो सिंपली इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। क्लियर? वहां पे लिख देना डे टू डे repairs and maintenance expense should be charged to PNL। क्लियर? उसमें से कोई आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी करके लिखना मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल। वहां पे लिखना a condition of continuing to operate
an item of PPE may be performing regular major inspection. नॉर्मल इंस्पेक्शन नहीं है, मेजर है. एंड व्हाट इज द मेजर? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. मेजर इंस्पेक्शन और overhaul. Clear? The cost of inspection and overhaul is recognized in cost of property, plant and equipment. Next, any remaining carrying amount of the cost of previous inspection is de-recognized. एंड वहां पे एक लास्ट लाइन लिख दो. इफ नेसेसरी द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर inspection may be used as the cost of existing inspection component. क्लियर? जब आपने परचेस किया तब आपको पता नहीं है, तो आपको फ्यूचर का जो एस्टिमेट है उसको ही क्या कर देने का, एग्जिस्टिंग कंसीडर कर लेने का. अब मैं उसका एग्जांपल करवा रहा हूं. तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ एक एग्जांपल करके. एंड आपको इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल का मैं एग्जांपल करवा रहा हूं. क्लियर? तो लिखो, अ शिपिंग कंपनी is required by law to bring all ships into dry dock every 5 years. For a major inspection and overhaul. Clear? This cost is incurred in getting ships back into a seaworthy condition. अगर ये कॉस्ट ही नहीं करते तो सिंपल हमारा लाइसेंस क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता. नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना, अ शिप विथ अ कॉस्ट of rupees 20 million with a 20 years useful life.
एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरहॉल at the end of 5 years is rupees 5 million. क्लियर? नीचे लिखना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन and overhaul at the end of 5th year is rupees 6 million. Clear? Calculate depreciation for the year 1 to 5 and 6 to 10. सिंपल फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार क्वेश्चन आपको सिंपली रिवाइज करवा दूं. 20 मिलियन का शिप था. एवरी 5 इयर्स के बाद आपको क्या करना है, वो शिप को आपको ड्राई डॉक में लेके आना है फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल. यू आर एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपका खर्चा कितना होने वाला है, 5. पर 5 साल के बाद देखा तो आपका खर्चा कितना हुआ, 6 हुआ. सिंपली एट द बिगिनिंग जब शिप परचेस किया तो 20 के दो पार्ट कर दोगे. 15 का शिप एंड 5 का आपके लिए क्या हो जाएगा, तो 5 का आपके लिए वो इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल को हो जाएगा. 15 वाला शिप है ना, वो 20 साल में डेप्रिशिएट करना है. पर 5 वाला जो आपका ओवरऑल कंपोनेंट है ना, वो कितने साल में डेप्रिशिएट करोगे, 5 साल में. क्लियर? तो अगर मैं आंसर करो परफेक्ट पता चलेगा, वहां पे लिखना आंसर, और उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं ईयर 1 to 5. क्लियर? तो वहां पे लिखे तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ शिप इज इक्वल टू ₹20 million, एंड इफ इट इज ₹20 million तो उसमें 2 पार्ट है. एक पार्ट है दैट इज नथिंग बट शिप एलिमेंट, एंड दूसरा पार्ट है दैट इज नथिंग बट आपका ओवरऑल एलिमेंट. ओवरऑल आपको आज जो एक्सपेक्टेड है वो ले लेने का 5 मिलियन. तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 15 मिलियन ये बचेगा. 15 मिलियन की लाइफ है ना, वो डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स करना पड़ेगा. तो आपका कितना आएगा, 0.15 डिवाइडेड बाय 20 करो तो 0.75 मिलियन. और ये 5 मिलियन है ना, उसको 5 साल में डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो क्या 1 मिलियन. तो टोटल डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू 0.75 प्लस 1 मतलब कितना होगा, तो क्या 1.75 मिलियन. क्लियर? तो अगर मैं यहां पे चेक करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 5th ईयर तो कितना होगा, 1.75 मिलियंस इंटू कितना होगा, 5 साल. तो करो कैलसी में 1.75 इंटू 5 करोगे तो फ्रेंड्स आपका वहां पे आंसर हो जाएगा 8.75 मिलियन. क्लियर? एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ शिप एट द एंड ऑफ 5th ईयर तो कितना हो जाएगा, याद करो 20 मिलियंस का आपने शिप लिया था. 20 मिलियन में से अगर मैं 8.75 मिलियंस का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक, कितना हो जाएगा, 11.25. पर मुझे बोल देना चाहिए 11.25 में जस्ट कौन सा एलिमेंट है
तो इसके भी दो पार्ट कर दे। ये पूरे पूरा एक यहाँ पे शिप एलिमेंट होगा और एक यहाँ पे कितना होगा ओवरऑल एलिमेंट। याद करो ओवरऑल एलिमेंट 5 मिलियन का, तो उसको 5 साल में डिवाइड कर दिया तो कितना होगा 0। तो यहाँ पे जस्ट ये पूरे पूरा 11.25 मिलियन जो बचा वो किसका बचा, वो जस्ट एंड जस्ट आपका शिप एलिमेंट का बचा। क्लियर। अब क्या होगा, तो ईयर हम 6 to 10 की बात करें एंड उसमें हमने जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड किया फॉर द ओवरऑल इट शुड बी कैपिटलाइज। क्लियर। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड of rupees 6 million should be capitalized in the carrying amount of ship, in the carrying amount of ship. So carrying amount of ship is equal to कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11.25 था प्लस 6 करूं तो कितना हो जाएगा 17.25 मिलियन। एंड आपको याद करवा दिया 17.25 का मुझे दो पार्ट करना पड़ेगा। एक पार्ट करूंगा दैट इज नथिंग बट शिप एलिमेंट एंड दूसरा पार्ट करूंगा दैट इज नथिंग बट ओवरऑल एलिमेंट। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास शिप एलिमेंट कितने का बचा था, तो कि 11.25 मिलियन का बचा था एंड हमारे लिए ओवरऑल एलिमेंट कितने का बचा है, तो ओवरऑल एलिमेंट 6 मिलियन का बचा है। टोटल 20 साल शिप का था, 20 में से 5 साल चले गए, तो 11.25 को आप 15 साल में डिवाइड करोगे तो 11.25 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स 15 करोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो कितना आने वाला था 0.75 मिलियन आएगा। पर 6 मिलियन का जो खर्चा हुआ उसको आपको 5 साल के बाद फिर से आपको ओवरऑल करवाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका यहां पे कितना आएगा 1.2 मिलियन आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे चेक करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 6 to 10, 1 to 10 नहीं कर रहा हूं 6 to 10 कर रहा हूं, तो कितना होगा, तो आपका 0.75 प्लस 1.2 करोगे तो वो हो जाएगा आपका 1.95 मिलियन। एंड वो 1.95 मिलियन अगर फ्रेंड्स आप 5 साल तक करो तो करो कैलसी में 1.95 इंटू 5 तो आपका वो डेप्री कितना हो जाएगा 9.75 मिलियन। तो अगर यहां पे कोई चेक करे सो कैरिंग अमाउंट ऑफ शिप at the end of 10th year, याद करो टोटल 17.25 मिलियन का शिप था एंड वो 17.25 में से हमने टोटल 9.75 मिलियंस का हमने क्या किया है, तो कि डेप्री प्रोवाइड किया है। कैलसी चेक करो 17.25 माइनस 9.75 करोगे तो वो आपका हो जाएगा कितने का 7.5 मिलियंस। इसमें भी अगर किसी को इंटरेस्ट है, एक्चुअली तो डाउट नहीं होना चाहिए तो भी मैं बोल दूं, दो एलिमेंट हो गए, एक होगा शिप एलिमेंट और एक होगा ओवरऑल एलिमेंट। शिप एलिमेंट कितना है पूरे पूरा 7.5 मिलियन का, पर ओवरऑल कितना है तो कि 0 का है। परफेक्ट। बस वैसे आपको एवरी ईयर चेंज करते रहना पड़ेगा। क्लियर। ये कौन सा था, सेकंड पार्ट था, दैट इज इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट सी पार्ट एट द लास्ट पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट दैट इज रिप्लेसमेंट। याद करो वो मोबाइल वाला मैंने एग्जांपल दिया, उसकी एक बार थियरी लिख दे। तो पॉइंट नंबर सी लिखो एंड वहां पे लिखो रिप्लेसमेंट पार्ट्स। क्लियर। वहां पे लिखो entity should recognize cost of new part
entity should recognize cost of new part in the carrying amount of property, plant and equipment, and de-recognize carrying amount of ओल्ड पार्ट। क्लियर? याद करो, नया कैमरा की कॉस्ट को हम ऐड करते थे, पर ओल्ड कैमरा की कैरिंग अमाउंट को हम क्या कर देते थे ना, माइनस कर देते थे। उसके रिलेटेड हमारी बुक में क्वेश्चन है, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। चेक करो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एमएस लिमिटेड अक्वायर्ड हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 crore with no breakdown of the component parts. The estimated useful life is 10 years. At the end of the 6th year, one of the major component, the turbine, requires replacement as further maintenance is uneconomical. The remainder of the machine is a perfect and is expected to last for the next 4 years. The cost of the new turbine is ₹45 lakh. Can the cost of the new turbine be recognized as an asset? And if so, what treatment should be used? क्वेश्चन में जस्ट फ्रेंड्स एक लाइन ऐड कर दो, assume discount rate is equal to 5%. रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दो, assume discount rate is equal to 5%. क्लियर? मैं आपको जो करवा रहा हूं वो नौकार के मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक मशीन था एंड मशीन का एक मेजर कंपोनेंट था, कौन सा था? वो टरबाइन का था। एंड वो टरबाइन हमने जो रिप्लेस करवाया, एंड वो जो रिप्लेस करवाया ना, उसकी आज की कॉस्ट कितना हुआ? तो क्या 45 लाख हुई। समझो आज हम 0th ईयर पे खड़े हैं। 0th ईयर पे अगर हम चेक करें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मशीन था ना, वो कॉस्ट ऑफ मशीन 1 करोड़ रुपए का था। 1 करोड़ रुपए के 2 पार्ट है, एक है टरबाइन एंड दूसरा है दैट इज नथिंग बट अदर स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, पूरा मशीन की लाइफ 10 साल थी। सर पूरा मशीन की लाइफ 10 साल थी, उसका मतलब व्हाट? टरबाइन की भी लाइफ 10 साल एंड अदर स्पेयर पार्ट्स की भी लाइफ कितने साल? तो क्या 10 साल। पर हुआ ऐसा कि 6 साल के बाद हम टरबाइन को रिप्लेस करवा रहे हैं। 6 साल के बाद अगर मैं टरबाइन को रिप्लेस करवाऊं तो आपको इतना पता है, ओल्ड टरबाइन की कैरिंग अमाउंट मुझे मशीन की कैरिंग अमाउंट में से माइनस करना पड़े एंड न्यू टरबाइन की कॉस्ट मुझे मशीन की कॉस्ट में ऐड करना पड़े। पर जो 45 लाख रुपीस जो दिया है ना फ्रेंड्स, वो 45 लाख रुपीस तो आपको कौन सा दिया है? तो न्यू टरबाइन का कॉस्ट दिया है। यू डोंट नो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड टरबाइन एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। इवन यू डोंट नो द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड टरबाइन। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द ओल्ड टरबाइन भी दे देते ना, तो हम क्या करते हैं, उसको 6 साल तक डेप्रिशिएट करके आज की कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेते। यस के नो? पर आप फाइंड आउट कर सकते हो उसकी कॉस्ट कैसे? मैंने बोल दिया है डिस्काउंटिंग रेट 5% है। दैट 5% इज नथिंग बट सिंपली इन्फ्लेशन रेट। आज अगर मान लो मैं 6th ईयर के एंड पर खड़ा हूं, 6th ईयर के एंड पर अगर मुझे ऐसा बोला है कि मेरी टरबाइन की कॉस्ट 45 लाख रुपीस है, उसका मतलब ऐसा कि 6 साल पहले तो वो टरबाइन थोड़ा 45 लाख से सस्ता होगा। कितना सस्ता? तो उसको मैं डिस्काउंटिंग करूंगा कि ये जो 45 लाख रुपीस है उसको अगर आप 5 साल के हिसाब से, सॉरी 5% के हिसाब से 6 साल तक डिस्काउंटिंग करो तो कितना आएगा? कैलकुलेट लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6, आपका फैक्टर रहेगा 0.7462 इंटू फ्रेंड्स अगर 45 लाख रुपीस करोगे तो आपका वहां पे आंसर आ जाएगा 33,57,970। 33,57,970। 1 करोड़ रुपीस में से 33,57,970 अगर उसका था तो सिंपल ये कितना होगा? 66,42,030 रुपीस होगा, ये इसका होगा। क्लियर? अच्छा, किसी को अगर यहां पे ब्रैकेट में लिखना है ये क्या हुआ, तो दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ
ओल्ड टर्बाइन हुआ, क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बाइन। अब अगर हम चेक करें कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर कितना होगा, तो वो समझा दो। यहां पे मजा अगर तब आता अगर टरबाइन की लाइफ एंड आपका अदर स्पेयर पार्ट्स की लाइफ कुछ अलग अलग होता, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, सबकी लाइफ एक ही है। क्लियर? तो सिंपल आप यहां पे 2 कॉलम का फ्रेंड्स टेबल बना दो एंड टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज लिखो वहां पे कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी कितना होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए का असेट था, 1 करोड़ रुपए को अगर 10 साल तक डेप्रिशिएट करो तो 10 लाख का डेप्री, और उसमें से 6 साल तक डेप्रिशिएट करो तो 60 लाख। 1 करोड़ माइनस 60 लाख करोगे तो आपका आज टोटल मशीन का वैल्यू कितना बचेगा, 40 लाख। ये 40 लाख रुपीस में मैं आपको पूछ रहा हूं टरबाइन इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो उसमें से कहना सब माइनस कर देंगे, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन। अच्छा अब सिंपल मैं बताऊं, 10 साल की लाइफ थी, 6 साल चले गए, उसका मतलब कहने से 60% एप्रिशिएट हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको एक बार डिटेल कैलकुलेशन करके दिखा दिया, तो सिंपल कितना बचा होगा, 40%। उसकी कॉस्ट थी 33,57,970, 33,57,970। तो एट द एंड ऑफ द 6th ईयर वो 40% जितना बचा होगा 33,57,970 का अगर हम 40% करें तो आपका आंसर होगा 13,43,188 प्लस हम क्या कर देंगे, तो प्लस हम कर देंगे दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन। अब मोबाइल का कैमरा याद रखो, यहां पे जस्ट टर्बाइन है एंड कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन कितने रुपीस का था, तो वो था 45 लाख रुपीस। तो सिंपली अगर हम यहां पे चेक करें कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर तो कितना होगा, 40 लाख माइनस 13,43,188 प्लस आप कर दोगे दैट इज नथिंग बट 45 लाख। तो सिंपल फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा 71,56,812। अगर मुझे कोई यहां पे पूछे ये 71,56,812 में क्या क्या है, यहां पे टरबाइन भी है और 10 स्पेयर पार्ट्स भी है। टरबाइन कितने का है, तो कि टरबाइन है वो 45 लाख रुपीस का है एंड बाकी का जो भी बचा वो किसका है, अदर स्पेयर पार्ट्स। पर वैसे दो अलग करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है वो समझाओ, क्योंकि दोनों की लाइफ आपका अब रिमेनिंग 4 ही बाकी है, तो सिंपली 4 साल में डेप्रिशिएट करते रहो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। परफेक्ट, मैंने तीन चीज समझा दिया, दैट इज नथिंग बट एक था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, दूसरा था मेजर इंस्पेक्शन एंड द ओवरहॉल, एंड द तीसरा था दैट इज नथिंग बट आपका ये क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट वाला। परफेक्ट, अब एक आध एग्जांपल बुक में से करें, बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करें। पहले से वेरीफाई कर ले कितने क्वेश्चंस हमारे हो गए। हाँ 1 2 3 हमारा डन है, 4 यस डन, 5 क्लियर, 6 7 8 इज पेंडिंग। ओके इवन 10 इज पेंडिंग, 11 डन। ओके चलो फ्रेंड्स हम चेक करते हैं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। On 1st April 2011, an item of property is offered for sale at rupees 10 million. 10 million मतलब 1 करोड़ रुपए. Which payment terms being 3 equal installment of rupees 33,33,333 over a 2 years period. Payments are made on 1st April 2011, 31st March 2012 and 31st March 2013. डेट से पता चलता है
1 अप्रैल 2011 को आपने जिस दिन असेट परचेस किया उसी दिन आपने 33,33,333 का पेमेंट कर दिया है। सिंपल बोलो, वो एक आपका डाउन पेमेंट जैसा होगा, उसी दिन आपने पेमेंट कर दिया। ओके, द प्रॉपर्टी डेवलपर इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% मतलब यहां पे जो 5 मिलियन लिखा है ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली यहां पे 5 मिलियन नहीं होना चाहिए, यहां पे आपका जो होना चाहिए वो 5 लाख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 लाख। ये 5 मिलियन को आपको क्या कर देना है, तो 5 मिलियन को आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको क्या करना है, 5 लाख कर दो। पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। Implicit interest rate of 5.36% per annum show how the property will be recorded in the accordance with Ind AS 16। समझाओ फ्रेंड्स, वो लोग बोल रहे करोड़ रुपए का मशीन, पर मैं अगर बोलूं आज का आज पेमेंट करो तो क्या 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट आज का आज करो तो, मतलब इफेक्टिवली चेक करो तो कहने से मशीन का प्राइस तो वो लोग एक्चुअली 95 लाख रुपीस ही ले रहे हैं, पर वो लोग जब करोड़ का कोटेशन दे रहे हैं ना, तो ऊपर के 5 रुपए में वो लोग 5 लाख रुपए में वो लोग एक इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वहां पे वो 5 लाख रुपए इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट है। Ind AS 23 ये बोल रहा था कि आप बोरोइंग कॉस्ट तो असेट की कॉस्ट में तभी ऐड कर सकते हो अगर असेट को रेडी टू यूज होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स, यहां पे मैं असेट का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं, असेट को मैंने परचेस किया है। परचेस करने में कभी भी 12 महीने लगते नहीं है, अगर कभी भी 12 महीने लगते नहीं है तो इंटरेस्ट तो श्योर बोल रहा हूं, इंटरेस्ट इज चार्ज टू पीएनएल। पर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हाँ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 5 लाख रुपए का। पर माय प्रॉब्लम इज वो 5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का है कि 2 साल का है, तो एक्चुअली 2 साल है। मैं मेरी बुक में मशीन या जो भी असेट था वो असेट को मैं 1 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं मेरी बुक में असेट को जस्ट 95 लाख रुपए से पेमेंट करूंगा। तो समझाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम सॉल्यूशन बनाने का स्टार्ट करें, टाइटल लगाओ क्वेश्चन 12। तो अगर वहां पे मैं लिखूं कैश प्राइस ऑफ असेट कितना था, मतलब कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना था, तो ₹95 लाख था। मतलब कहने से मैं मेरी बुक में 95 लाख से रिकॉर्ड करूंगा, पर उसमें से फ्रेंड्स कहने से हमने डाउन पेमेंट कर दिया, एंड वो पेमेंट कितना था, तो उसी दिन हमने 33,33,333 का तो पेमेंट कर दिया। तो कहने से हमारा जो क्रेडिटर का बैलेंस इनिशियली बचेगा वो कितने का बचेगा, कैलसी लो, 95 लाख माइनस 33,33,333, तो सिंपल वो आपका बैलेंस यहां पे बचने वाला है 61,66,667, एंड आप उस पर क्या करोगे, तो इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करोगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ 5 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। एंड उसका टाइटल लगा दो हियर ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड करोगे वो 5.36% के हिसाब से करोगे इफेक्टिव। यहां पे लिख रहा हूं रीपेमेंट, एंड फाइनली यहां पे आएगा दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस। चेक करो आपका यहां पे ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो 1 अप्रैल 2011 था। तो अगर यहां पे मैं चेक करूं 2011-12 में एक कॉमन मिस्टेक है कि आप ओपनिंग बैलेंस 95 लाख रुपीस लिखते हो। आंसर इज नो, 95 लाख में से आपका पेमेंट हो गया था, तो सिंपल यहां पे आप जो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे वो होगा 61,66,667 का आपका होगा, एंड उस पर आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे। उस पर अगर मैं 5.36% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 3,30,533। पर कहने से आपने उसमें से पेमेंट कितना कर दिया था, 33,33,333 का पेमेंट कर दिया था, तो सिंपल आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस फ्रेंड्स बचेगा 31,63,000
867 बचेगा। क्लियर। अब मैं चेक करूं दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर 2012-13। 2012-13 में मेरा ओपनिंग बैलेंस है 31,63,867। यहाँ पे मेरा क्लोजिंग कितना हो जाना चाहिए, 0। और यहाँ पे अगर हम चेक करें 33,33,334, 1 रुपये यहाँ पे ज्यादा दे रहा हूं, तो बैलेंसिंग फिगर को हम इंटरेस्ट मान लेंगे एंड वो आपका कितना हो जाएगा 1,69,467। 1,69,467। क्लियर। मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी तक मैंने इसका टोटल नहीं किया है एंड टोटल करूं, मुझे पता है, आपको हिम्मत है तो करके देखो आपका टोटल ये कितना आएगा, 5 लाख। करना चेक करो, 330,533 प्लस 169,467 करोगे तो आपका 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस 5 लाख रुपीज इंटरेस्ट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, इट इज सिंपली चार्ज टू पीएनएल एंड आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी करके देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज। क्लियर फ्रेंड्स, ड्रॉ कर दो करना है तो। एंड वहां पे टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स। डेबिट एंड फाइनली क्रेडिट। क्लियर। चलो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे, कौन से दिन पर करेंगे, तो जिस दिन हमने असेट परचेस किया उस दिन पर, एंड उस दिन डेट कौन सा था, 1 अप्रैल 2011। हम एंट्री करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एंड वो कितने से डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका जो डेबिट हो जाएगा वो 95 लाख से हो जाएगा। 2 आपको पेमेंट कर देना है एंड वो कितने का पेमेंट करोगे, तो टू बैंक अकाउंट होगा, वो जस्ट आपका जो पेमेंट होगा वो 33,33,333 का पेमेंट होगा। एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 क्या होगा, दैट इज नथिंग बट क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड उसका भी बैलेंस हमने निकाल के रखा था 61,66,667। ये सब कुछ एंट्री होगा कब होगा, फर्स्ट डे पर, ईयर 1 के लास्ट डे, मतलब कहने से 31 मार्च 2012 को आप कौन सा खर्चा रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट का, एंड उसके लिए मैं एंट्री कर रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एंड फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट ईयर का चेक करो, आपने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था, 3,30,533, 3,30,533, एंड आप यहां पे कर दोगे 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 3,30,533। कहना से उसी दिन आप क्या कर दोगे, उसका पेमेंट कर दोगे, तो नेक्स्ट एंट्री करो 31 मार्च 2012, एंड आप यहां पे सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे, जिसकी एंट्री करोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 33 लाख 33,333 टू बैंक अकाउंट 33,33,333, and you know very well कि this interest is not incurred on the qualifying asset, and if it is not incurred on the qualifying asset then चुपचाप उसको चार्ज कहां पे कर देना है, आपको पीएनएल में चार्ज कर देना है। तो नेक्स्ट अगर हम एंट्री करें 31 मार्च 2012 को ही पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, तो 3,30,533 टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 3,33,533। क्लियर। मेरे यहाँ पे फर्स्ट ईयर की एंट्री खत्म हो गई। अब मैं टाइटल लगा रहा हूं दैट इज नथिंग बट 31 मार्च 13। उस पर भी आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड चेक करो आपने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, वो कितना था 1,69,467। यहां पे लिख रहा हूं 1,69,467 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,69,467। नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 13 को ही, और उसके लिए आप एंट्री करोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 33
33,333 to bank account 33,33,333 एंड द लास्ट एंट्री आपने जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था उसको चार्ज कर दो कहाँ पे, पीएनएल में। तो 31 मार्च 13 को लास्ट एंट्री कर दे एंड उसके लिए एंट्री होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना 1,69,467 एंड आप जो क्रेडिट करोगे वो क्रेडिट क्या करोगे टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कितना 1,69,467। परफेक्ट, डन। चलो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। क्लियर, समझना। इनिशियली तो हर एक असेट को आपको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है। इंड AS 16 आपको एक मौका दे रहा है सब्सिक्वेंटली, मतलब एवरी बैलेंस शीट डेट पर आपके पास चॉइस है, आप असेट को कॉस्ट मॉडल पर भी कंटिन्यू कर सकते हो या आप असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो तो आपकी बुक में असेट को डिस्क्लोज कैसे करने का, तो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने ऑलरेडी इंड AS 36 खत्म कर दिया है। अगर कोई अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है तो वो अमाउंट से रिकॉर्ड कर देने का। अगर ये नहीं करना है तो आप असेट का क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। ये जो लाइन बोला वहां से आपको पता चल जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन इज नॉट अ मैंडेटरी, रिवैल्यूएशन इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको सिलेक्ट करना है तो करो, तो रिवैल्यूएशन करो, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। मतलब रिवैल्यूएशन इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। एंड बार बार हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करना है तो एक्चुअली मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर चूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल तो मुझे आपको उसका आगे अकाउंटिंग सिखाना पड़ेगा। इन वो क्या है, असेट का मैक्सिमम जो रिवैल्यूएशन होता है ना, वो असेट की रिकवरेबल अमाउंट तक होता है। रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। रीजन, अगर असेट का रिवैल्यूएशन उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कुछ ज्यादा करोगे तो कहने से आपका इंपेयरमेंट आएगा। तो सिंपल उसका जो आप रिवैल्यूएशन करोगे उसके रिकवरेबल अमाउंट तक करोगे। अब पहले मैं एक चार्ट थ्रू समझा दूं। अगर असेट का आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो सिंपल आप एंट्री कर दोगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एंट्री कर दो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, मतलब अपने जो भी गेन था वो ट्रांसफर कहां पे कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर आप असेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, क्योंकि मैं यहां पर डबल टाइम मेहनत नहीं करूंगा, पहले हर एक सम एक बार करूं, तो पहले एक बार चार्ट थ्रू समझा दो, बाद में 4 सम करवाऊंगा आपको। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आप एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, मतलब आप पूरा लॉस डेबिट कहां पे कर दोगे, आप पीएनएल में डेबिट कर दोगे। पर यह सुन लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी चीज डाला तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली आपको अदर इक्विटी में नहीं लिखना है। दिस रिवैल्यूएशन रिजर्व आप दिखाओगे कहां पे, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम ओसीआई। इंड AS 19 अटेंड किया है आपने तो आपको याद आना चाहिए ओसीआई के पॉइंट को हमने लिया था। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, इसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल के नॉट पॉसिबल, तो यहां पे लिख रहा हूं रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। आप उसको कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। क्लियर, इतना कंफर्म हो गया। अब एक बार असेट को अपवर्ड करने के बाद सब्सिक्वेंटली उसको आप फिर से अपवर्ड भी कर सकते हो या उसको फिर से आप क्या कर सकते हो, डाउनवर्ड भी कर सकते हो। अगर फिर से अपवर्ड करो तो टेंशन है ही नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां पे दिखाना है, ओसीआई में। पर अगर आप जो डाउनवर्ड कर रहे हो तो आपका जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस आए वो लॉस सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने, एंड अगर एक्स्ट्रा कुछ बचे तो उसको कहां पे लेके जाओगे, पीएनएल में। आराम से सम करोगे, छोड़ दो। असेट को एक बार डाउनवर्ड करने के बाद फिर से अगर आप डाउनवर्ड करो तो टेंशन है ही नहीं, वो तो चुपचाप चला जाएगा पीएनएल में ही।
पर अगर एक बार असेट को डाउनवर्ड करने के बाद अगर आप अपवर्ड कर रहे हो तो आपका जो भी रिवैल्यूएशन का गेन आए वो रिवैल्यूएशन का गेन पहले लेके जाने का पीएनएल में। मैंने बोला पीएनएल में कितना, तो वहां पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, एंड डिफरेंस कुछ बचे तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओगे। सिंपल बोल रहा हूं, आपके पास दो चॉइस है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए। आइदर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, अगर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू नहीं करना है तो असेट को कौन से मॉडल पर लेके आओ, रिवैल्यूएशन मॉडल पर लेके आओ। कॉस्ट मॉडल पर दिखा रहे हो उसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पर आपको असेट को कंटिन्यू करने का। बट अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो दो चॉइस, अपवर्ड करो या डाउनवर्ड करो। अपवर्ड कर रहे हो, मैक्सिमम अपवर्ड कहां तक होगा, उसकी रिकवरेबल अमाउंट तक, एंड इन दैट सिचुएशन आपको एंट्री करना पड़ेगा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एंड वो फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखाओगे कहां पे, ओसीआई में, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। बाकी भी इसमें बहुत कुछ है, डेप्री की ट्रीटमेंट में समझाऊंगा। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करो तो आप एंट्री पूरा लॉस चार्ज कहां पे कर दोगे, पीएनएल में। एक बार अपवर्ड के बाद अपवर्ड करो तो टेंशन है ही नहीं, अपवर्ड के बाद सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड कर रहे हो तो आपका जो भी लॉस आएगा वो लॉस आपको ट्रांसफर सबसे पहले एडजस्ट करने का रिवैल्यूएशन रिजर्व में, एंड रिमेनिंग कुछ भी बचे तो कहां पे लेके जाओगे, पीएनएल में। अच्छा, डाउनवर्ड के बाद अगर आप अपवर्ड कर रहे हो तो पूरा गेन आपको डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डालने का, सबसे पहले कहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, पीएनएल में। पीएनएल में कितना, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड द बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। क्लियर। सेकंड चीज, इंडेक्स 16 बोल रहा है अगर आपको असेट का रिवैल्यूएशन करना है तो पूरे क्लास ऑफ द असेट का करना पड़े। मैंने बोला ये क्लास ऑफ द असेट होता क्या है, तो सिंपल वहां पे बोला है सिमिलर नेचर वाले एंड सिमिलर यूजेज वाले ग्रुप को बोलते हैं क्लास ऑफ द असेट। सर एक एग्जांपल दो, मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी के पास एक फैक्ट्री का बिल्डिंग है और इसी कंपनी के पास एक दूसरा ऑफिस का बिल्डिंग है। फैक्ट्री का बिल्डिंग अहमदाबाद में वटवा में है, पर ऑफिस का बिल्डिंग अहमदाबाद में सीजी रोड पर है। क्लियर। कंपनी ऐसी बोल रही है, ऐसा बोल रही है कि ये फैक्ट्री वाला बिल्डिंग है ना, उसको हम कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करेंगे, पर ये सीजी रोड वाला जो बिल्डिंग है ना उसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल कंटिन्यू करेंगे। चले कि ना चले, तो फ्रेंड्स दिस इज अलाउड, कुछ गलत नहीं कर रहे। रीजन, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ असेट। सर कैसे, दोनों का नेचर सेम है बिल्डिंग, पर दोनों का यूजेज अलग है, एंड अगर दोनों का यूजेज अलग हुआ तो वह डिफरेंट क्लास हुए ना, डिफरेंट क्लास पर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो चलेगा। दूसरा एग्जांपल दो, एक कंपनी है, उसके पास दो फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री। ये फैक्ट्री आया वटवा में और ये फैक्ट्री आया नारोल में। वटवा की फैक्ट्री का इन लोगों ने बोला हम कॉस्ट मॉडल करेंगे, पर नारोल की फैक्ट्री के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल करेंगे। चले के ना चले, तो फ्रेंड्स इट इज नॉट अलाउड। रीजन, दोनों फैक्ट बिल्डिंग है, दोनों का नेचर भी सेम है, और अगर दोनों का नेचर भी सेम है तो ये सेम क्लास ऑफ असेट हुए, सेम क्लास ऑफ असेट पे डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। आइदर दोनों फैक्ट्री को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, आइदर दोनों फैक्ट्री को आप क्या करो तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर कंटिन्यू करो। दूसरा एग्जांपल तो, नौकर के पास एक NH2 का बिल्डिंग है अहमदाबाद में, NH3 का बिल्डिंग भी अहमदाबाद में। नौकर बोले कि NH2 के बिल्डिंग को हम अपवर्ड करेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन करेंगे, बट NH3 के बिल्डिंग को कॉस्ट पर चलाएंगे। चले के ना चले, ना चले, वो सेम क्लास ऑफ असेट हुए, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। पर यस नौकर बोले कि NH2 के बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन, पर हमारा जो एडमिन वाला जो बिल्डिंग है पल्लवी हेड ऑफिस, उसको हम कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करेंगे। चले के ना चले, चले, वो नेचर सेम था पर यूजेज अलग था, तो डिफरेंट क्लास हुए, डिफरेंट क्लास पर डिफरेंट अकाउंटिंग करोगे तो चलेगा। पर डाउट मुझे ये है, नौकर के पास अहमदाबाद में NH3 करके एक प्रीमाइस है, नौकर के पास एक और प्रीमाइस मुंबई पे है,
दोनों जगह पे हम सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग हमारा एडमिन पर्पस के लिए नहीं है। नौकार वाले बोल रहे हैं मुंबई वाले बिल्डिंग का रेवोल्यूशन मॉडल पढ़, या आपका अहमदाबाद वाले बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल, ऐसा कंटिन्यू करना है, चले कि ना चले, चले। 3 चीज चेक करोगे, नेचर, यूजेज एंड तीसरा आपको साथ में लोकेशन भी कंसीडर कर लेने का। क्लियर? तो सिंपल, आप जो भी रेवोल्यूशन करोगे वो पूरे पूरे क्लास ऑफ द असेट का करोगे। नेक्स्ट अगर आज डिस्कस करो तो इंडिया 16 बोल रहा है, ये रिवोल्यूशन के लिए कहने से आपको असेट की फेयर वैल्यू जरूरत पड़ेगी। ये फेयर वैल्यू एवरी बैलेंस शीट डेट पर चेक करने का। यस, इन सम सिचुएशन। कैसा? अगर असेट की फेयर वैल्यू की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब सिंपल उसका मार्केट प्राइस बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको एन्युअली उसका फेयर वैल्यू वेरीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज एवरी 3 to 5 ईयर्स पर उसको चेक करोगे तो चलेगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं लिखवाने का चालू करूं उसके पहले, आज मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट किया था, तब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था असेट के पीछे सब्सिक्वेंटली अगर आप कोई कॉस्ट कर रहे हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। उस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक, नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, दूसरा मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल करवाओ, एंड तीसरा कोई पार्ट को आप रिप्लेस करवा रहे हो। अगर कोई भी नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है देन इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। अगर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल करवा रहे हो तो दिस सिंपल इट इज अ नेसेसरी एक्सपेंस, तो सिंपल उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। एंड तीसरा हमारे लिए ये था कि अगर कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो तो ओल्ड पार्ट की कैरिंग अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, पर न्यू पार्ट की कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है दैट इज नथिंग बट रिवैल्यू, आपका सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए फ्रेंड्स आपके पास 2 चॉइस है, आइदर को असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, असेट को रिवोल्यूशन मॉडल। रिवोल्यूशन मॉडल में मैंने जस्ट आपको 25% समझाया है, वो सम करोगे तो ही पता चलेगा। अगर असेट को रिवोल्यूशन मॉडल पर कंटिन्यू कर रहे हो, असेट का अपवर्ड करो तो गेन ट्रांसफर करना है आपको रिवोल्यूशन सरप्लस में। रिवोल्यूशन सरप्लस डायरेक्टली अदर इक्विटी में नहीं दिखाओगे, सबसे पहले कहां पे दिखाओगे, ओसीए में। असेट को फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड कर रहे हो तो पूरे पूरा लॉस डेबिट कहां पे कर दोगे, पीएनएल में। असेट को एक बार अपवर्ड करने के बाद अगर उसको डाउनवर्ड कर रहे हो तो पूरे पूरा लॉस आपको पीएनएल में नहीं डालने का, सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करने का। एंड असेट को एक बार डाउनवर्ड करने के बाद अपवर्ड कर रहे हो तो पूरे पूरा गेन भी आपको रिवोल्यूशन रिजर्व में नहीं डालने का, सबसे पहले पीएनएल में एडजस्ट करने का। कितना डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन एंड बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन करना है वो पूरे पूरे क्लास ऑफ द असेट का करना है। क्लास ऑफ द असेट मतलब व्हाट, सिमिलर नेचर वाले एंड सिमिलर यूसेज वाले ग्रुप को बोलते हैं क्लास ऑफ द असेट। असेट की फेयर वैल्यू एवरी ईयर चेक करने का आंसर इज यस, अगर उसकी फेयर वैल्यू की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज एवरी 3 to 5 ईयर्स पर आप चेक करोगे तो भी चलेगा। इसको प्रॉपर नोट लिखवा रहा हूं, उसके बाद रिवोल्यूशन के 4 सम करवा रहा हूं और उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। बहुत कुछ लिखना है, हिम्मत रखना। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, क्लियर? वहां पे लिखना an entity may choose either cost model or revolution model as its accounting policy. That policy should apply. That policy should apply entire class of property, plant एंड इक्विपमेंट। क्लियर? जो आपको अप्लाई करना है वो कैसे करना है, पूरे पूरे क्लास पर करना है। एंड वहां पे लिख देना
a class of PPE is a grouping of assets of a similar nature and use in entities ऑपरेशन. क्लियर. नेक्स्ट टाइटल लगा देना, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट मॉडल. अब एक एक मॉडल को आराम से एक्सप्लेन कर दे. तो वहां पे लिखना कॉस्ट मॉडल. लिखो वहां पे कॉस्ट मॉडल में, बहुत सिंपल है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट is disclosed in the balance sheet at cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss. क्लियर. नेक्स्ट टाइटल लगा देना, दैट इज नथिंग बट रिवोल्यूशन मॉडल. यही मेन है. रिवोल्यूशन मॉडल. क्लियर. सुनो, वहां पे लिखो रिवोल्यूशन ऑफ पीपीई should be restricted to the net recoverable amount. वहां पे लिखना where recoverable amount is equal to fair value less cost to sell or वैल्यू इन यूज. एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको वैल्यू इन यूज पता है. क्लियर. वैल्यू इन यूज लिख दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ future cash flows whichever is higher. परफेक्ट. वहां तक आप रिवोल्यूशन कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते. एंड वो आपको मैं फ्रीक्वेंसी भी लिखवा दूं कि आपको रिवोल्यूशन जो करना है वो कहां तक करना है. तो वहां पे लिखना दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट लिखना frequency of revolution depends upon changes in fair value of property, plant and equipment. If volatility changes in fair value
is higher then annual revolution is required. Otherwise, revalue the PPE at the every 3 to 5 years. क्लियर? अगर आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको कहना इसे एनुअल रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, पर अगर वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा नहीं है तो आप सिंपली एवरी 3 to 5 years पर उसका रिवोल्यूशन कर दोगे तो भी चलेगा. परफेक्ट. अब मैं आपको इसका एक सिंपल चार्ट लिखवा रहा हूं एंड आपको वहां से आपको पता चल जाएगा एंड बाद में उसके एग्जाम्पल करते हैं. तो लिखो फर्स्ट चार्ट. लिखना एक टाइटल लगा दो समरी करके, वहां पे लिखना फर्स्ट टाइम अगर वो अपवर्ड है, फर्स्ट टाइम अपवर्ड है तो क्या कर दोगे? रिकॉग्नाइज इन OCI एज रिवोल्यूशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना रिक्लासिफिकेशन टू PNL इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? हम उसका कभी भी रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं नहीं है. अगर मुझे अपवर्ड नहीं करना है, फर्स्ट टाइम अगर डाउनवर्ड कर रहा हूं तो सिंपल जो भी मेरा रिवोल्यूशन का लॉस है दैट इज चार्ज टू PNL. क्लियर? अच्छा, फर्स्ट टाइम इंक्रीज के अपवर्ड के बाद फिर से अपवर्ड है तो लिखवाने की जरूरत नहीं, वो तो पता चल जाएगा ना, वो तो कहां पे चला जाएगा? OCI में चला जाएगा. पर अगर अपवर्ड के बाद सब्सिक्वेंटली अगर वो डाउनवर्ड है तो आप क्या करोगे? आपका जो भी रिवोल्यूशन लॉस आएगा वो रिवोल्यूशन लॉस आप पहले एडजस्ट करोगे रिवोल्यूशन रिजर्व में से, दैट इज OCI, एंड बाकी का PNL ऊपर राउंड कर दो तो आपको घर पे पता चले दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर. क्लियर? नेक्स्ट, डाउनवर्ड के बाद अगर आप सब्सिक्वेंटली अपवर्ड कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपका जो भी रिवोल्यूशन का गेन आएगा वो रिवोल्यूशन का गेन हम सबसे पहले लेके जाएंगे PNL में. PNL में कितना डिफरेंस? तो डिफरेंस PNL में कितना एडजस्ट करोगे? डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन एंड विदाउट डाउनवर्ड रिवोल्यूशन. क्लियर?
एंड बाकी का जो भी है वो आप ट्रांसफर कर दोगे रिवोल्यूशन रिजर्व ओसीएम, ऊपर राउंड कर दो, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? ये चार्ट में अभी भी इतना डिटेल पता नहीं चलेगा, मैं उसके एग्जांपल्स करवाऊंगा तो ही पता चलेगा। परफेक्ट, तो हम उसका एग्जांपल लिखते हैं। 4 एग्जांपल हमको लिखना है, तो लिखो फर्स्ट, लिखो पास, ऐसा लिख दो पहले, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in following cases. Clear? चलो फर्स्ट एग्जांपल, बुक वैल्यू ऑफ पीपीई कितना था 100, रिकवरेबल अमाउंट ₹120, useful life is equal to 10 years, and method of depreciation is nothing but SLM. क्लियर? सिंपली पता चल जाना चाहिए मैं यहाँ पे 100 वाली एसेट को 120 पर लेके जाने की बात कर रहा हूं। मतलब ये कौन सी सिचुएशन हुई, तो ये कौन सा हुआ, तो ये जो आपका हुआ वो फर्स्ट टाइम अपवर्ड हुआ, फर्स्ट टाइम अपवर्ड हुआ। क्लियर? उसका हम सीख रहे हैं, ध्यान से समझना। अब आंसर कैसे बनेगा, तो फ्रेंड्स 100 वाली एसेट को अगर 120 पर लेके जाना है तो यू नो वेरी वेल, आपको एंट्री करना पड़ेगा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व, एंड वो रिवोल्यूशन रिजर्व आपको दिखाना कहां पे, तो ओसीएम है, तो फर्स्ट एंट्री में कर दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज, तो कि 20, एंड आप जो क्रेडिट कर दोगे वो क्रेडिट आप क्या करोगे, तो कि रिवोल्यूशन रिजर्व। एंड अभी भी बोल रहा हूं, जहां पे भी रिवोल्यूशन रिजर्व लिखो ब्रैकेट में अदर कंप्रेहेंसिव इनकम लिखने की आदत डालो, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है 20। मुझे इतना बताओ, जिस मोमेंट पे 100 वाली एसेट 120 पर होगा, अगर मेरी एसेट की लाइफ 10 साल है तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 12 रुपए आएगा, तो सिंपल उसकी एंट्री करो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड वो डेप्रिसिएशन कितना हो, कैसे होगा, तो वो समझो 120 की एसेट थी, 10 साल की लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 12 रुपए, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कितने रुपए आ जाएगा, 12 रुपए। अच्छा, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करते थे, ये 12 रुपए के डेप्रिसिएशन के 2 पार्ट करते थे। अगर इस असेट का रेवोल्यूशन नहीं करता तो कहना है इस असेट का बैलेंस 100 रुपए का होता। 100 रुपए की असेट पर अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता तो कहना से मेरा डेप्रिसिएशन आता 10 रुपए का। पर यहां पे जो 12 रुपए का डेप्री आ रहा है उसमें से कहने से 2 रुपए का जो ज्यादा डेप्री आ रहा है, वो 2 रुपए का ज्यादा डेप्री तो कहने से ड्यू टू रिवोल्यूशन आ रहा है। हाँ, अरे वो रिवोल्यूशन की वजह से आ रहा है, तो आप कहने से 2 रुपए रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करते थे। पर यहां पे मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, पर सही बोल रहा हूं। पूरा डेप्री ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 12 रुपए, एंड पूरा डेप्रीसिएशन के 12 रुपए मैंने ट्रांसफर कहां पे कर दिया, पीएनएल में। ये पूरा डेप्री ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा, पीएनएल में, इंडेक्स ये बोल रहा है। पर यस, अब मैं एक नोट लिख रहा हूं, शांति से वो नोट देख लो और उसके बाद आपको पता चलेगा हम क्या करने वाले। ये नोट यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या लिखा है ध्यान से समझना। एन एंटिटी, ये समझाया नहीं, जस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, मे ट्रांसफर, यहां पे अंडरलाइन कर देना पड़ेगा, ये है मे, नवंबर वाले भी मे ही लिखेगा, एन एंटिटी मे ट्रांसफर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन, आपको लिखना ही है, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड
carrying amount, and the second, depreciation based on original cost from revaluation surplus to रेवेन्यू सरप्लस. नहीं समझा होगा, अभी जस्ट लिख रहा हूं. सेकेंड, इफ एनी रिवैल्यूड, एक काम करो, ये नोट अभी नहीं लिखना है, सेकंड कैंसिल कर दो. ऑल ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रेवेन्यू रिजर्व आर मेड directly and not routed through profit and loss account. हाँ, ये क्या बोल रहा है सुनो. एन एंटिटी मे ट्रांसफर. जब मैं बोल रहा हूं मे, मतलब फ्रेंड्स इट इज ऑप्शनल. करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा. डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट मतलब 12 रुपए, एंड डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10 रुपए. 12 एंड 10 का जो भी डिफरेंस है वो 2 रुपए. वो ट्रांसफर कहां से कहां करना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से रेवेन्यू रिजर्व. तो अब जो मैं एंट्री कर रहा हूं, वो एंट्री करूंगा, वो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओसीआई. कितना? तो रिवैल्यूएशन किया था तो 120 था, नहीं करता तो 100 होता. 10 साल की लाइफ, मतलब जो 2 रुपए का डेप्री ज्यादा आ रहा है वो ड्यू टू रिवैल्यूएशन आ रहा है. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट, एंड वो कितने रुपए हो जाएगा? तो 2 रुपए. फ्रेंड्स दिस एंट्री, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, दिस एंट्री ये जो फ्रेंड्स आपका एंट्री है वो कौन सा एंट्री है? तो वो ऑप्शनल एंट्री है. रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, ये कौन सा एंट्री है? ऑप्शनल. करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा. अब समझाओ. रिवैल्यूएशन करोगे ना तो 110% आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ज्यादा ही डेबिट होगा. तो सर फायदा क्या? अरे फायदा छोड़ो, इंडेस ये लॉजिक पर चल रहा है. अगर आपने बैलेंस शीट में अगर आपने असेट ज्यादा दिखाई है तो कहना से आपका पीएनएल में डेप्री भी ज्यादा ही दिखना चाहिए. हाँ, तो सिंपल, तो ओवरऑल इफेक्ट चेक करो ना तो 0 हो जाएगा. बिकॉज ये जो मैंने एंट्री किया ना, वो एंट्री क्या किया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से मैंने ट्रांसफर कहां पे कर दिया? रेवेन्यू रिजर्व. आपको पता नहीं चला, मैंने दोनों नोट समझा दिया. सेकंड नोट में ये लिखा था, ऑल ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रेवेन्यू रिजर्व आर मेड डायरेक्टली एंड नॉट रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जिसका दिमाग चल रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर एंट्री का कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इस पर्टिकुलर एंट्री का कोई इफेक्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा है. ये डायरेक्टली क्या होगा? अदर इक्विटी में ही रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस हो जाएगा एंड रेवेन्यू रिजर्व में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सिंपल याद रखना है. असेट का मैक्सिमम जो रिवैल्यूएशन करोगे वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट तक करोगे. सब कुछ जो भी डेप्री आया वो पूरे चार्ज कहां पे कर देने का? पीएनएल में. ड्यू टू रिवैल्यूएशन जितना भी आपका ज्यादा डेप्री आ रहा है वो कहां से कहां ट्रांसफर कर दोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में से रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे. ये हमारा कौन सा एग्जांपल था? फर्स्ट. अब मैं जो बोल रहा हूं वो है दैट इज समथिंग बट सेकेंड एग्जांपल. बुक वैल्यू ऑफ असेट is equal to 100, recoverable amount is equal to 80, useful life is equal to
10 years and the method of depreciation is a SLM. क्लियर? तो आपका हालत क्या होगी? सिंपल है, आपको क्या करना है तो आपको पता चल जाना चाहिए। ये आप ऊपर मैंने आपको लिखवाया था, ये कौन सा था? तो फर्स्ट टाइम अपर था। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर चीज को मैं बोल दूंगा दिस इज फर्स्ट टाइम। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? तो क्या डाउनवर्ड का हुआ। यू नो वेरी वेल, फर्स्ट टाइम जो भी डाउनवर्ड करोगे 100 वाली चीज को अगर 80 पर लेके आओगे तो आपका जो भी लॉस होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा? पीएनएल में। तो फर्स्ट एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20, एंड आप जो क्रेडिट कर दोगे वो क्रेडिट करोगे टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, क्या कर दोगे? 20। जिस मोमेंट पे आपने 20 माइनस किया इसलिए आपका असेट का बैलेंस 80 हो गया। इन 80 पर अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो आपका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? तो कि 80 डिवाइडेड बाई 10, डेबिट कर दूंगा 8 रुपए टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना हो जाएगा? 8। एंड पूरे पूरा डेप रेफरेंस आपको ट्रांसफर कहां पे कर देना है? पीएनएल में। तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट 8 टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए। क्लियर? सेकंड एग्जांपल बहुत इजी था। अब मजा कुछ अलग है, थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। इफ इन द फर्स्ट एग्जांपल आफ्टर 3 years recoverable amount is equal to 50। ये फ्रेंड्स कौन सा हुआ? तो मैं बोल दूं ये आपका हुआ फर्स्ट टाइम अपवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली, मतलब सेकेंड टाइम जो मैंने किया वो मैंने क्या किया? तो एक डाउनवर्ड किया। तो सिंपल अगर इसका आंसर लिखे, पर उसके लिए मुझे आपको एक बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मेरे वहां पे हालत क्या है। बहुत इजी है। तो समझो, आपने जब असेट को परचेस किया था तब इस असेट का कॉस्ट था कितने रुपीस का? 100। प्लस कहने से इस असेट का आपने एट फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन किया था, एंड वो रिवैल्यूएशन कितने का था? 20 का। तो सिंपल यहां पे आपका असेट का वैल्यू हो गया था 120। 120 रुपए पर अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूं तो कितना होगा? 120 की असेट, 10 साल की लाइफ एंड 3 साल तक मैंने डेप्री प्रोवाइड किया तो वह 36 होगा। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 120 माइनस 36 अगर कोई करे तो यहां पे आपका बैलेंस कितना होगा? 84। एवरी ईयर जो भी आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन था ना, वो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में से रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करना वो ऑप्शनल था, पर मेरी कंपनी वो चीज को फॉलो कर रही है। तो कहने से उसको यहां पे अदर कंप्रेहेंसिव इनकम का हेडिंग मिलेगा एंड उसमें उसको एक रिवैल्यूएशन रिजर्व मिलेगा, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का होगा? 20। उसमें से एवरी ईयर अगर मैं माइनस करूं ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व तो कितना होगा? 20 रुपए को 10 साल में खाली करना है एंड मैंने 3 साल तक चेक करूं तो 6 रुपए ट्रांसफर किया होगा। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फ्रेंड्स ये बैलेंस कितना बचने वाला है? तो क्या 14 बचने वाला है। अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि कितना मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस है। मेरी बुक में असेट की कैरिंग अमाउंट था फ्रेंड्स 84, और उसका रिकवरेबल अमाउंट था 50। मतलब मैं बोलूं मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस जो आया वो 34 का आया। आपको पता है ये 34 रुपीज सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व में से कितना होगा? 14, एंड बाकी का जो होगा वो कहां से होगा? पीएनएल में से। तो आपको एंट्री क्या करना पड़ेगा पता है? आप एंट्री ऐसे ही करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब ओसीआई डेबिट कितने रुपीस का? 14 रुपीस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपीस का? 20 रुपीस का। एंड आप क्रेडिट जो कर दोगे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दोगे कितने का? 34 का। अब मैं दूसरा समझो,
अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी ने वो एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन में से रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करता, तो कहने से उसका रिवैल्यूएशन का बैलेंस एज इट इज 20 होता। एज इट इज 20 होता तो यहां पे ये 14 नहीं होता, यहां पे तो कितना होता, 20 होता, एंड मैं पीएनएल में से कितना डालता, 14। पूरा उल्टा हो जाता। इफेक्ट सेम ही है, क्योंकि इन लोगों ने हर साल 2-2 रुपए ट्रांसफर किया था, इन लोगों ने नहीं किया, तो सिंपल करंट ईयर में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। परफेक्ट पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। अगर किसी को समझना है, अगर मैं रिवोल्यूशन नहीं करता तो असेट 100 का होता, 100 रुपए की असेट पर 10-10 रुपए का डेप्री प्रोवाइड करो 3 साल तक, तो 30 का डेप्री, एंड आपकी बुक में असेट का वैल्यू कितना होता, 70 के सामने अगर आप 50 को कंपेयर करो तो आपका 20 का लॉस आता। और ये चेक करो 20 रुपए मैंने ट्रांसफर कहां पे कर दिए, पीएनएल में। क्लियर। अब मुझे एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए समझाना है, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। इफ इन दी second example, after 3 years recoverable amount is equal to ₹90। अगर किसी को समझना ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो ये हुआ फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली अपवर्ड। उसमें कहने से फ्रेंड्स मुझे 2 चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक फाइंड आउट करने का बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, और दूसरा करना पड़ेगा बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। लाइक समझो, आंसर अगर हम यहां पे चेक करें तो सबसे पहले मैं इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं। स्टेप 1 दैट इज नथिंग बट बुक वैल्यू with डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, एंड अगर उसके लिए हम बैलेंस शीट ड्रॉ करें तो आपकी हालत क्या होगी। सबसे पहले कहने से आपने यहां पे कॉस्ट लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट 100 था, तब आपने उस असेट का जो डाउनवर्ड रिवोल्यूशन किया था, इन वो डाउनवर्ड रिवोल्यूशन कितने का था, 20, यहां पे असेट कितने का होगा, 80 में से अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करूं, 80 की असेट 10 साल की लाइफ 3 साल तक का डेप्री करो तो 24 होगा, और यहां पे आपके पास असेट का बैलेंस कितना होगा, 56। मुझे ये भी काम है कि अगर मैं इस असेट को डाउनवर्ड नहीं करता तो क्या होता। तो स्टेप 2 अगर मैं बोलूं तो स्टेप 2 में calculation of book value without downward रिवोल्यूशन, एंड अगर उसमें अगर कोई यहां पे एक रफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करे तो समझो क्या होता। यहां पे होता कॉस्ट 100 रुपए का, यहां पे होता अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिकॉज आपको आप डाउनवर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो 100 की असेट, 10 साल का लाइफ, 3 साल तक का चेक करो तो 30, यहां पे आपका आंसर कितना होता, 70। एंड अगर मैं यहां पे चेक करूं व्हाट इज माई एक्चुअली रिवोल्यूशन गेन, 56 वाली असेट को 90 पर लेके जाना है, मतलब 90 माइनस 56 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 34। एंड 34 के फ्रेंड्स अगर हम 2 पार्ट करें, सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा पीएनएल में कितना, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन एंड बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। कहना है 70 माइनस 56 करो तो पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा 14, एंड बाकी का आप लेके जाओगे रिवोल्यूशन रिजर्व में कितना, 20। अगर आपको एंट्री करना है तो एंट्री कुछ ऐसा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट जो डेबिट होगा ना वो 34 होगा, क्रेडिट जो करूंगा वो टू पीएनएल अकाउंट करूंगा, टू पीएनएल अकाउंट कितना होगा, 14, एंड दूसरा जो क्रेडिट करूंगा वो कहां पे करूंगा, रिवोल्यूशन रिजर्व, दैट इज अवर ओसीआई, एंड उसको कितना करूंगा, 20। स्मार्ट हो तो डाउट आना चाहिए। सर 3 साल पहले जब हमने डाउनवर्ड किया था तब पीएनएल डेबिट किया था 20,
हमने यहां पे पीएनएल क्रेडिट किया 14, मतलब सर हमने 6 रुपए से कम पीएनएल क्रेडिट किया, कोई टेंशन नहीं है। हमने गवर्नमेंट को समझाया, गवर्नमेंट सुन, अगर इस असेट को मैं डाउनवर्ड बाउंडवर्ड नहीं करता तो तू मुझे 20 रुपए की असेट पर 10 साल तक डेप्रिसिएशन देते। 20 रुपए के असेट पर 10 साल तक डेप्रिसिएशन मतलब पर एनम मुझे 2-2 रुपए का डेप्री मिलता 3 साल तक, मुझे वो 6 रुपए का तो डेप्री मिलना ही चाहिए। वो 6 रुपए का डेप्री का मैंने आपको रिकंसिलेशन करके दे दिया। परफेक्ट। आज ज्यादा पढ़ा लिया, हाँ, पर यस, लेक्चर एंड करे उससे पहले मैं आपको पूरे पूरे इंडिया 16 अभी तक का एक बार रिवाइज करवा दूं। इंडिया 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। What is the meaning of asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the property, plant and equipment? Property, plant and equipment is an asset which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administrative purpose. And the life of the asset is more than one accounting year. Friends, India 16 कहाँ पे applicable नहीं है? Biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. And what is the meaning of the biological asset? Any living animal or any living plant. आपके पेट को एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स यस, सर्कस में एनिमल यस, मैंगो ट्री यस, मैंगो नो, ऑरेंज ट्री यस, ऑरेंज नो। व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। India 16 is only applicable to the bearer plant, but it is not applicable to the produce of the bearer plant. सेकंड था नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वहां पे इंडेस 105 एप्लीकेबल होगा। तीसरा था एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे इंडेस 106 एप्लीकेबल होगा। फोर्थ था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे इंडेस 40 एप्लीकेबल होगा। बट याद करवाओ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो मैं अभी सिखा रहा था वो रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। सर इनिशियल रिकॉग्निशन आप आपकी बुक में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर दे। 2 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था, एक असेट का कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पर करना है। 4 सिचुएशन है, एक तो परचेस करो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करो, एक्सचेंज पर लो या लीज पर लो। अगर आप परचेस कर रहे हो तो आप आपकी बुक में क्या क्या कैपिटलाइज करोगे? परचेस प्राइस, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एंड तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और द रिस्टोरेशन कॉस्ट। सेकंड चीज, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्या क्या कैपिटलाइज करोगे? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इंटरनल प्रॉफिट ऑलवेज क्या कर देने का? एलिमिनेट करना पड़ेगा। कोई भी 2 असेट को एक्सचेंज करो, सिंपल रूल था, इफ एनी 2 assets आर एक्सचेंज्ड देन asset should be recorded at fair value of asset given or a fair value of asset taken, whichever is more clearly evident. आपके लिए क्लियरली एविडेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे किसको? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को। इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज नॉट अवेलेबल देन इट इज अ फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन। 2 सिचुएशन में हम एक्सेप्शनल रूल फॉलो करते थे। पहला, जब ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, एंड दूसरा, जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड असेट टेकन अवेलेबल ना हो। इन दैट सिचुएशन आप असेट को कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे? बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी। कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं वो पता कैसे चले? असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला है तो ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, एंड इन दैट सिचुएशन आपको बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। पर असेट एक्सचेंज होने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है तो उसका मतलब ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लीज हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, उसको इंडेक्स 116 में अलग से लेंगे। आज का लेक्चर हमने जो स्टार्ट किया था वो कहां से किया था? सब्सिक्वेंट एक्सपेंस के पीछे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंस के टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट, रेगुलर मेंटेनेंस एंड रूटीन एक्सपेंस करो। सेकंड, मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल करवाओ। एंड तीसरा, कोई पार्ट को रिप्लेस करो। अगर आप कोई नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस मेंटेनेंस करवा रहे हो देन इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल। मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल इट इज रिक्वायर्ड बाय सम लॉ। अगर वो नहीं करवाओगे तो इट मे बी पॉसिबल आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। तो सिंपल उसको नॉर्मल कंडीशन में रखना है तो वो कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ आप क्या करोगे? असेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। एंड उसके लिए मैंने आपको एक अलग से शिप वाला एक एग्जाम्पल करवाया था। कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, एंड अगर कोई पार्ट को रिप्लेस करो, मैंने ये भी बोल दिया था इंडियस कंपोनेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है। कंपोनेंट अप्रोच इज जस्ट फॉर द डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में तो आपको टोटल एसेट ही लिखना है। याद करो वो टरबाइन वाला सम्स करवाया था, तो सिंपल जब भी कोई पार्ट को रिप्लेस करवाओ तो ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट आपको माइनस कर देना पड़े, पर न्यू पार्ट का कॉस्ट आपको क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियली हर एक असेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। सब्सिक्वेंटली असेट के रिकॉग्निशन के लिए आपके पास 2 चॉइस है।
आइदर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, आइदर असेट को रिवोल्यूशन मॉडल पर कंटिन्यू करो। मतलब रिवोल्यूशन इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, इट्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉलो करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू कर रहे हो तो आप आपकी बैलेंस शीट में असेट को कौन सी प्राइस पर दिखाओगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस को पहले प्रोवाइड किया है तो वो रिकवरेबल। सेकंड चीज उसको आपको ये भी बता दूं कि अगर असेट का रिवोल्यूशन कर रहे हो तो सिंपल असेट का मैक्सिमम जो रिवोल्यूशन होगा वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट तक ही होगा। रिवोल्यूशन जो करना है वो पूरे क्लास ऑफ द असेट का करना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लास ऑफ द असेट? सिमिलर नेचर वाले एंड सिमिलर यूजेज वाले ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास ऑफ द असेट। असेट की फेयर वैल्यू की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो एनुअल रिवोल्यूशन करोगे, एंड अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है तो एवरी 3 to 5 years पर आप क्या कर सकते हो? रिवोल्यूशन कर सकते हो। अगर असेट का फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवोल्यूशन कर रहे हो तो आप एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। रिवोल्यूशन रिजर्व डायरेक्टली आपको रिजर्व सरप्लस मतलब अदर इक्विटी में लेके जाना नहीं है, उसको कहां पे प्रेजेंट करोगे? ओसीआई में प्रेजेंट करोगे, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं है। पूरा डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू पीएनएल, but if any excess depreciation due to revaluation then it should be transferred to revaluation reserve to revenue reserve। वो ट्रांसफर करना इट्स सो ऑप्शनल, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड एनी ट्रांसफर फ्रॉम रिवोल्यूशन रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व आर मेड डायरेक्टली एंड नॉट रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट टाइम अगर कोई असेट को डाउनवर्ड कर रहे हो तो पूरा लॉस आपका डेबिट हो जाएगा पीएनएल में। एक बार असेट को अपवर्ड करने के बाद अगर डाउनवर्ड करो तो पूरा लॉस आपको पीएनएल में नहीं डालने का, पूरा सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करने का। अगर बैलेंस कुछ बचे तो कहां पे लेके जा सकते हो? पीएनएल में। एंड अगर एक बार असेट को डाउनवर्ड करने के बाद अगर आप अपवर्ड कर रहे हो तो पूरा गेन आपको रिवोल्यूशन रिजर्व में लेके नहीं जाने का, सबसे पहले लेके जाओगे पीएनएल में। कितना डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन एंड बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। क्लियर? फाइनली आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.